सफलता सुबह के जैसी होती है, मांगने से नहीं जागने से मिलती है। तो एनर्जी बूस्टर आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विथ एजे में आपका स्वागत है। और आज है 7 नवंबर और आज मैं लेकर के आया हूं बार्क एग्जाम के क्वेश्चन पैटर्न पे आधारित कुछ शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन। और ये वीडियो हमारा खास करके डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए है, चाहे वो बार्क एग्जाम में शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें। जो अप्रेंटिसशिप का एग्जाम देंगे वो भी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है सो काफ़ी कंसेप्चुअल है और यहाँ से आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो बिना समय गवाते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द बिलो इक्वेशन रिप्रेजेंट। इस इक्वेशन को ध्यान से देख लीजिए। अब आपको बताना है कि ये कौन सा इक्वेशन है। ऑप्शन ए आर्हेनियस लॉ, ऑप्शन बी किक्स लॉ, ऑप्शन सी बॉन्ड्स लॉ, ऑप्शन डी रिटिंगर्स लॉ। तो इसका आप लोग राइट आंसर सोच लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है रिटिंगर्स लॉ। इसका राइट आंसर है रिटिंगर्स लॉ। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको रिटिंगर्स लॉ एक बार रिमाइंड करवा देते हैं। ये देखिए, रिटिंगर्स लॉ क्या कहता है, वर्क रिक्वायर्ड इन क्रशिंग इज प्रोपोर्शनल टू द न्यू सरफेस क्रिएटेड। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्या है कि सेंटेंस भी पूछ देता है रिटिंगर्स लॉ का। तो ये सेंटेंस आप लोग देख लीजिए, ये कभी कभी डायरेक्ट ऑप्शन में रहता है और तो आपको वहाँ एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। तो अभी क्वेश्चन है, ये किसका है, तो रिटिंगर्स लॉ का है। अब इसमें P क्या है, M क्या है, DSB क्या है, DSA क्या है, ये सारा हम यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये सब पढ़ेंगे तो समय जाएगा, एक बार इसको आप लोग पॉज करके एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू किक के अकॉर्डिंग द वर्क रिक्वायर्ड फॉर ए क्रशिंग मटेरियल इज। ठीक है, किक के अकॉर्डिंग वर्क रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग ऑफ मास ऑफ मटेरियल क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए कांस्टेंट, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी कांस्टेंट, ऑप्शन सी यूनिटी, ऑप्शन डी इनफाइनाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कांस्टेंट। किक साइंटिस्ट है नहीं थे। ठीक है, तो थोड़ा सा अब यहाँ पे किक्स लॉ का भी रिवीजन आप लोग कर लीजिए, जिससे कि किक्स लॉ से रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन आए, क्या पता कहीं यही जो है सो इक्वेशन फिर दे और पूछे ये बताइए कि कौन सा एक्सप्रेशन है। तो थोड़ा सा किक्स लॉ का कंसेप्ट थोड़ा सा उसको रिमाइंड कर लीजिए, एक बार ताज़ा हो जाएगा। आप लोग पढ़े तो हैं ही सब, लेकिन फिर भी एक बार ताज़ा हो जाएगा। देख लीजिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द किक्स लॉ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस साइज ऑफ द पार्टिकल is proportional to ratio of initial size of a typical dimension to the final size of the dimension। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्रेशन है, जिसमें E क्या है, K क्या है, ये पूरा आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, सिंपल है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, if 1 liter of fluid has mass of 7.5 kg then its specific gravity is। अब आपको बताना है कि अगर 1 लीटर फ्लूइड जिसका मास 7.5 kg है तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा। ठीक है, और अगर आपके हाथ में सिर्फ मोबाइल है तो थोड़ा कलम कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, क्योंकि बार्क के एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो सिर्फ अगर आप सो करके वीडियो देख रहे हो तो नहीं, आपको उठ के बैठ के कलम कॉपी पकड़ लो। ठीक है, और इसका आंसर आप लोग लगाइए, वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, फिर हम इसका आंसर बता रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है
एक मिनट, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर 7.5 है। इसका राइट आंसर कौन सा है? 7.5। ठीक है, और कैसे है तो ये सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए, इजी है। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट कर लिया। अब मास दिया हुआ है, तो अब डेंसिटी इक्वल टू होता है क्या? m/v। ठीक है, तो m दिया हुआ था और भाई तो ये जो आ गया, ये डेंसिटी आ गया। ये क्या आ गया? डेंसिटी आ गया। तो अब स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है, तो किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछे तो उसका ग्रेविटी और उसका वाटर का डेंसिटी, उसका डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी उसका डिवाइड कर देते हैं, तो वही स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कोई फ्लूइड है उसका पूछ रहा है ना, तो इस फ्लूइड का डेंसिटी जो है, उस फ्लूइड का डेंसिटी तो अभी निकला है इतना, है ना, और वाटर का डेंसिटी तो आप लोग जानते ही हैं 1000 मीटर क्यूब होता है। तो इस तरह से इसका ये आंसर निकल गया। ठीक है, मतलब जब भी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना रहेगा तो सबसे पहले जिस भी फ्लूइड का निकालना रहेगा उसका पहले डेंसिटी निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेग्नेशन पॉइंट। ओके, तो स्टेग्नेशन पॉइंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो उसका वेलोसिटी 0 होता है, या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, वेलोसिटी यूनिटी होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, उसका वेलोसिटी क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन ए सॉल्यूशन ए एंड बी कोई सॉल्यूशन है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इतना एंड बी इज इतना। ठीक है, ए का वेपर प्रेशर 260 है और बी का वेपर प्रेशर जो है 360 है। तो फाइंड द रिलेटिव वॉलेटिलिटी, तो आपको रिलेटिव वॉलेटिलिटी बताना है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए वीडियो पॉज करके। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो हम इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, आपका आंसर क्या आया आप लोग मिला लीजिए। अगर यही आया तो ठीक है, अगर थोड़ा बहुत गलत आया है तो आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, थोड़ा सा इजी है एक्सप्लेनेशन। रिलेटिव वॉलेटिलिटी वेपर प्रेशर ऑफ ए और डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, तो 260/360 किया, आ गया आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एट ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो पे क्या होता है कि ऑपरेटिंग एंड ऑप्टिमम कॉस्ट आर इक्वल। ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर इक्वल, फिक्स्ड कॉस्ट एंड ऑप्टिमम कॉस्ट आर इक्वल, और टोटल एंड ऑप्टिमम कॉस्ट आर इक्वल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेटिंग एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर इक्वल। ठीक है, ऑप्टिमम रिफ्लक्स के रेशियो के लिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा फिर अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है कि एन एडियाबेटिक हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड हीट कोल्ड एट 15 डिग्री सी इंटरिंग एंड ए रेट ऑफ 5 kg per second by hot air at 90 degree C entering also a rate of 5 kg per second. If the exit temperature of hot air is 20 degree C, the exit temperature of cold water कितना होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसको भी आप पॉज करके एक बार सॉल्व कर लीजिए। आप वीडियो को धराधर देखते नहीं चले जाइए, क्योंकि न्यूमेरिकल में सिर्फ धराधर देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा अभी। ठीक है, और रिमाइंड हो जाएगा एक बार। उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। मैं तो कंटिन्यू आगे बोलता रहूँगा, मैं जितना देर आपको सॉल्व करना है मैं रुकूंगा नहीं, आप पॉज करके बनाओ। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। ये देखिए इसका सॉल्यूशन, इसमें ये कंसेप्ट लगाया है हीट लॉस बाय एयर और हॉट एयर और हीट गेन बाय
कोल्ड एयर, MCPDT एयर का और MCPDT वाटर का, ठीक है। तो क्या उसमें सब दिया हुआ है, T1 का वैल्यू, T0 का वैल्यू, ठीक है, M का वैल्यू सब दिया हुआ है और इस तरह से, ठीक है, MCPDT लगाया यहाँ पे और आंसर आ गया 31.6। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी यही लाए होंगे आंसर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 31.6 आया, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 32, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड सरफेस चेंजेस फ्रॉम 27 to 627 देन इट्स इमिसिव पावर चेंज इन द रेशियो ऑफ। अगर किसी सॉलिड सरफेस का टेम्परेचर जो है 27 डिग्री से 627 डिग्री से तक ले गया, तो कहता है कि उसका एमिसिव पावर क्या होगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप लोग सॉल्व कर लीजिए। चलते हैं इसके आंसर के तरफ। इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। इसमें जो कंसेप्ट लगाया है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन वाला कंसेप्ट लगाया है और एमिसिव पावर उसमें होता है डेल T4 का पावर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे T1 दिया हुआ है 27, ठीक है, और 27 डिग्री C मतलब इसको केल्विन में पहले निकाला, ठीक है। तो केल्विन में 300 आया, 273 उसमें जोड़ दिया, और T2 इतना दिया हुआ है, इसको भी केल्विन में निकाल लिया। तो ये इसका फार्मूला है। E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T⁴ का, है ना। इसलिए क्या है ये E2 ये देखिए। अब बस इसका T2 और T1 का वैल्यू रख दिया, ठीक है। तो और बस आ गया 3⁴। 3⁴ कहने का मतलब 3 × 3 × 3 × 3 4 बार, 3 × 9 = 27 × 81, है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। मतलब यहाँ पे डी आंसर जो है सही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी यही बनाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर। इफ़ रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इतना 10 मोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है इतना, एंड रेट रिएक्शन टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तब आपको रेट कांस्टेंट बताना है, ठीक है। तो इसका अगले स्लाइड पे चलते हैं। एक बार हो सके तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए मन ही मन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। इसका राइट आंसर ए है। ए क्या है भाई आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 पर सेकेंड। और कैसे है तो वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। ये फार्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पे आर ए का वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है। के निकालना है और ये टाइम भी दिया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से के का जो वैल्यू आ गया 2 पर सेकेंड आ गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये 10 नहीं, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है सही है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाई टाइम। ऑप्शन बी क्या कह रहा है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय मोल्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाई टाइम। और ऑप्शन डी कह रहा है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली टेकन बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाई टाइम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाई टाइम, ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है। मतलब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और वॉल्यूम
और टाइम, इसमें इसका यही करेक्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन पायरोमीटर इज बेस्ड ऑन। रेडिएशन पायरोमीटर का वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है रेडिएशन पायरोमीटर? तो ऑप्शन ए विन्स लॉ, ऑप्शन बी किरचॉफ्स लॉ, ऑप्शन सी स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, ऑप्शन सी सीबेक इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपको हम एक बार और कराए हुए हैं, शायद किसी एग्जाम में पूछा हुआ भी था, इसलिए हम आपको किसी वीडियो में करवाए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो अगर आप लगातार देख रहे हैं तो इसका आंसर तो आप लोग फटाक से लगा के रखे होंगे। इसका राइट आंसर है सी स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर। मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर जो है किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पे, प्रेशर राइज विथ टेम्परेचर, लीनियर एक्सपेंशन पे, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन ए पीवी डायग्राम, थर्मोडायनामिक का क्वेश्चन है। इन ए पीवी डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस एन आइसोथर्मल कर्व विल कोइंसाइड विद एन एडियाबेटिक कर्व थ्रू ए पाइप व्हेन। कब? जब ऑप्शन ए सी पी इज लेस देन सी बी, सी पी इज इक्वल टू सी बी, सी पी इज ग्रेटर देन सी बी और सी पी इज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू सी बी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सी पी इक्वल टू सी बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। द मैक्सवेल रिलेशन ड्राइव्ड फ्रॉम द डिफरेंशियल एक्सप्रेशन फॉर द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के लिए इसमें से मैक्सवेल इक्वेशन जो है क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है वो है डी। इसका राइट आंसर क्या है? डी। ठीक है, थोड़ा सा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी आप लोग देख लीजिए। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन ये होता है H इक्वल टू एच यू माइनस टी एस। ठीक है, और यही इसका ये मैक्सवेल यही है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें उल्टा दिया हुआ है, दोनों इक्वल है, दोनों तो इक्वल हैं, लेफ्ट साइड रहे राइट साइड रहे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है द OH कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन हैविंग pH वैल्यू 3। pH वैल्यू 3 है, मतलब कि H प्लस का वैल्यू जो है ये है 10 टू द पावर -3। ठीक है, 3 है। तो अब आप लोग जानते हैं कि H प्लस और OH माइनस दोनों का जो सम होता है वो होता है 14। ठीक है, तो 14, तो इसमें से 3 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो मतलब H प्लस जो हो जाएगा 10 टू दी पावर -11 के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, अगर आपको लगता है कि इस चैनल का वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि यहाँ इस चैनल पे डेली सुबह में 7 बजे वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। 7 बजे से पहले ही 6 बजे और 7 बजे के बीच में कभी भी अपलोड कर दिया जाता है। और इसका बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत आ जाएगा और आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। और आप लोग वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, जिससे कि मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिलता है अगला वीडियो बनाने का। तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।